आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस। इसको वॉइस भी बोलते हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं वो चीज़ समझिए। एक्टिव पैसिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो या एकेडमिक ले लो। कॉम्पिटिटिव में जाते हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर एकेडमिक 10th और 12th स्टैंडर्ड से चले जाओ तो कम से कम 2 से 3 डूएस डायरेक्टेड में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो टॉपिक है क्या। तो एक्टिव पैसिव है क्या और इसका ग्रामर में इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन देखेंगे पहले। तो हमने देखा कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं, क्या एक्टिव, उनमें सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सब्जेक्ट को क्या दिया जाता है? यानी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कैसे? जैसे वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आज आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बेस जानना ज़रूरी है कि बेसिक क्या है, क्योंकि एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए उसके बाद अपन उसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि इसमें ज़्यादातर जो जोर दिया गया, ज़्यादा फोर्स किया गया, वो किस पर दिया गया? वह पर। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। खेलना मेन वर्ब हो गई और क्रिकेट क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जोर किस पर दे रहे हैं अपन? वह पर। ये सब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्यों को किनकी कहा जाता है? एक्टिव के। ये कौन से वाक्य होते हैं? एक्टिव के। 12 टेंस होते हैं, मतलब 12 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, आपने पढ़े होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन सब के। ये सभी 12 सेंटेंस किस में जाते हैं? एक्टिव में। किस में जाते हैं? एक्टिव में। लेकिन अब पैसिव बीच में आ गया। पैसिव बोला कि मैं भी, मतलब पैसिव ने ये कहा कि इस वाक्य को ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना हम कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। तो समझिए बात तो वही हुई, मैं खाना खाता हूं या खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, वह क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट इसके द्वारा खेला जाता है। तो बात तो एक ही है। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ज्यादातर जोर किस पे दिया गया? क्रिकेट पर, जो क्या था? ऑब्जेक्ट था। अभी सब्जेक्ट बन गया वो, लेकिन था क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपोर्टेंट, तो सारी चीज है, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट से वाक्य को पढ़ा जाता है, इसमें सब्जेक्ट से वाक्य को पढ़ा जाता है। बात एक ही है, आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, बात एक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एक्टिव पैसिव वॉइस एक ही चीज होती है, बस उसको लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। क्यों तरीके अलग अलग हो जाते हैं? क्योंकि एक पर सब्जेक्ट पर बेस्ड सेंटेंस लिखे जाते हैं और एक पर ऑब्जेक्ट पर बेस्ड सेंटेंस लिखे जाते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, लिखना ही है, पॉज कर बेटा। तो देखो, एक्टिव से एक्टिव वॉइस समझ में आ गया, एक्टिव के सेंटेंस समझ में आ गए, पैसिव के भी समझ में आ गए हिंदी में। अभी इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, यानी एक्टिव हिंदी से एक्टिव से पैसिव बनाना तो नहीं आएगा। मतलब पेपर में जो आप एग्जाम दोगे, चाहे कॉम्पिटिटिव दो चाहे एकेडमिक दो, तो उसमें हिंदी में तो लिखे आएंगे नहीं, उसमें तो इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। तो इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव का एक सेंटेंस दिया होगा और नीचे लिखा होगा चेंज द वॉइस या चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रिक आप उसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, जिससे किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो वहां अपन को क्या देखना है कि वहां 4 चीजें होंगी। 4 चीजें कौन कौन सी होंगी? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ही इज गोइंग टू या ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि 1 2 3 एंड 4 4 चीजें हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्टिव का है। क्यों एक्टिव का है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कौन सा सेंटेंस है ये? एक्टिव का। अब इसको पैसिव में बदलना है, नीचे लिखा आएगा चेंज द वॉइस। तो तुम्हें क्या करना है, इस ट्रिक को ध्यान रखना, हमेशा इसको अपने साथ रखना। कोई भी एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सेंटेंस आएगा, आप उसको 1 सेकंड के अंदर बदल दोगे। करना क्या है, जो 4 नंबर पे लिखा है वो आएगा फर्स्ट नंबर पर, और जो फर्स्ट पर लिखा है वो जाएगा 4 पर, लेकिन वो बाई के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बाई के साथ। और जब बाई के साथ जाएगा या ये चीज यहां आएगी, तो यहां आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि आई का मी और मी का आई, ही का हिम और हिम का ही, सी का हर और हर का सी, वी का अस और अस का वी, यू का यू ही रहेगा, दे का देम और देम का दे, और इट का इट ही रहेगा। ये हो जाएगा। इनको ध्यान रखिए। इधर इस साइड होते हैं सब्जेक्ट, ये क्या है आपके? ये सब्जेक्ट हैं, और ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो जब यहां से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, यानी मान लीजिए यहां पर दिया है मी, और मी उठकर यहां आएगा तो वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और मान लीजिए ये यहां ही दिया है और ये ही पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा। यानी जब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह है, ये ऑब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट पहले नंबर पर होगा, ऑब्जेक्ट 4th नंबर पर होगा, तो जब सब्जेक्ट 1 नंबर से 4 पर जाएगा तो वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। और जब ऑब्जेक्ट 4 नंबर से फर्स्ट पर आएगा तो फर्स्ट प्लेस किसका है? सब्जेक्ट का। पहला स्थान किसका है? सब्जेक्ट का। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। अगर मी दिया है तो, हिम दिया होता तो क्या हो जाता? ही, हर दिया होता तो सी, इट का इट रहता, अस का क्या हो जाता? वी, यू का यू रहता, और देम का क्या हो जाता? दे। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपकी 2 चीजें तो सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बची ये 2 प्रॉब्लम। तो इनमें क्या होगा कि इसमें ध्यान रखिएगा कि जो 3rd नंबर की जगह है मेन वर्ब, इसको साफ कर दूं यहां से, ठीक है। तो ये तो आएगा आगे, 4 नंबर आगे आएगा, 1 नंबर जाएगा पीछे, लेकिन किसके साथ? बाई के साथ। मेन वर्ब वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन 3rd फॉर्म में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? 3rd में। हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा 3rd फॉर्म में ही आती है। अगर 3rd फॉर्म में मेन वर्ब नहीं है मतलब वो पैसिव का वाक्य नहीं है। कोई परेशानी? सिंपल सी चीजें समझ में आ गई। और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही बदलेगी। तो अभी 3 चीज समझिए फिलहाल, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, यानी 1 नंबर 4 पे जाएगा और 4 नंबर 1 पे आएगा। 3 नंबर अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देगा। 3rd में होगा तो 3rd में ही रहेगा, और 2nd और 1st फॉर्म में हुआ तो वो किस में चला जाएगा? 3rd में चला जाएगा। अब बचती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूं और बेसिक ट्रिक देता हूं मैं आपको। बेसिक ट्रिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो ट्रिक भी है और वो बेसिक भी है। मैं आपको बेसिक से भी समझा दूंगा और आप उसको ट्रिक भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये 4 चीजों में से 3 चीज समझ में आ गई। कैसे होगा? ये यहां, ये पीछे बाई के साथ, और मेन वर्ब 3rd फॉर्म में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसको लिख लो, पहले लिखना हो तो हमने 3 चीजें बदलना सीख लिया था एक्टिव से पैसिव में। क्या क्या? ये 1 2 3 4, 4 नंबर फर्स्ट पे और फर्स्ट नंबर 4 पे, लेकिन वो किसके साथ? बाई के साथ। 3rd नंबर अपनी जगह पे ही आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा? 3rd फॉर्म में। कैसे? 3rd। बचा क्या था? हेल्पिंग वर्ब। तो हमने बताया अभी आपको कि एक्टिव से पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती हैं। लिखूं आगे?
लिखूं कैसे चेंज होती हैं? हाँ समझ गए ना, एक्टिव से पैसिव में जाते समय हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती हैं वो अपन अभी देखेंगे। तो देखिए एक एक से समझते जाएंगे। मान लीजिए किसी सेंटेंस में डू डज, डू या डज दिया है। अब डू या डज किसका होता है? इंडेफिनिट का, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का होता है। लेकिन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आपको पता होगा कि अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? या तो मेन वर्ब में एस या एस लगेगा या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कैसे पता चलेगा? या तो डू डज लगा होगा या मेन वर्ब में एस या एस होगी या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो उसमें उस दिए गए डू डज को या मेन वर्ब में दिए गए एस या एस को हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं? इज आर एम लगा देते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल आया कि ही ईट्स मैंगो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 और ये दिखा रहा है टेंस, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो मैंने क्या बताया था कि 4 फर्स्ट के स्थान पर, तो सबसे पहले तो मैंगो आ जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कहाँ जाएगा? 4 के स्थान पर, लेकिन कैसे? बाई के साथ। तो बाई के साथ जाएगा, लेकिन मैंने बोला ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा? एम। तो क्या हो जाएगा? यहाँ ही है ना, तो ही का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हमने फर्स्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया। अब चाहिए थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या है? ईट। ईट हो गई आपकी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कैसी आएगी? थर्ड फॉर्म में। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। ठीक है, अब बचा आपका सेकंड। सेकंड पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया ना कि अगर एस या ईएस लगा हो या डूडज हो तो क्या आ जाएगा? इज आर एम में से एक आ जाएगा। तो देखो लगा है एस या ईएस लगा है तो क्या आएगा? इज आर एम में से। अब मैंगो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। मैंगोज होता तो प्लूरल होता, तो सिंगुलर आई एम तो आएगा ही नहीं, एम तो आई के साथ आता है। तो बचा क्या? इज और आर। अब सिंगुलर के साथ इज आता है या आर? इज। तो अब आपको इससे मतलब नहीं है, अब आपको मैंगो से मतलब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? मैंगो के अकॉर्डिंग। तो मैंगो सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा? इज लग जाएगा। मैंगो इज ईटन बाई एम। हो गया चेंज। कोई प्रॉब्लम? अगर पैसिव नेगेटिव में भी आ जाए तो डरना नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रिक ध्यान रखना कि जब नेगेटिव में पैसिव आए तो तीसरे नंबर पर क्या लगा देना? नॉट लगा देना। इंटेरोगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव का पता कैसे लगेगा? क्वेश्चन मार्क से। तो पहले नंबर पर क्या लिख देना? हेल्पिंग वर्ब लिख देना। यानी मान लो अगर यही ये होता कि ही डज नॉट ईट मैंगो, यही सेंटेंस अगर कैसे लिखा होता, इसको साफ करके बताऊं जरा। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से आता आपका, ही डज नॉट ईट मैंगो, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। डू डज से हमें इतना तो पता लग गया कि इज आर एम आएगा। अब मैंने क्या बताया था कि अब इसमें क्या लगा है? नॉट। नॉट से क्या पता लग रहा है कि नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया था? तीसरे नंबर पर क्या लगा देना? नॉट। तो 1 2 और ये तीसरा नंबर आएगा तो इज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। 1 2 और तीसरे पे क्या लगा दिया? नॉट। ये बन गया आपका नेगेटिव। सिंपल। अगर इंटेरोगेटिव होता तो इस इज को मैं कहाँ ले लेता? आगे पहले नंबर पर। कोई प्रॉब्लम इसमें? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको और बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि डू डज या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या एस या एस दिया हुआ तो इज आर एम कैसे लगाएंगे? कोई डाउट यहां तक? अब चलते हैं दूसरे नियम पर। तो ये कह रहा है कि अगर उसमें डिड हो, क्या हो? DID में समझना, डांस इंडिया डांस। क्या हो उसमें? डिड हो या मेन वर्ब हो सेकेंड फॉर्म में, तो उसको हटा देते हैं और क्या लग जाता है? वाज या वर लग जाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आया कि ही वॉच्ड अ मूवी, या वी कर लीजिए,
वी वॉच्ड अ मूवी। कोई प्रॉब्लम? तो बेसिक रूल आप देख सकते हैं इसको कैसे, 1 2 एंड 3, लेकिन 3 ये नहीं है, ये तो 4 है, वॉच 2 है, सही है, गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि 2 है ईडी, टेंस का पता कैसे लग रहा है? ईडी से। तो 2 ये है और वॉच क्या है? थर्ड है, मेन वर्ब थर्ड होती है। करना क्या है? 4 को फर्स्ट पे ले जाना है, तो पहले क्या होगा? ए मूवी आ जाएगा, हो गया। फर्स्ट को लास्ट में ले जाना है, तो बी का क्या हो जाएगा? बाई के साथ वी का क्या होगा? देखो अस, हो गया। अब थर्ड नंबर पर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो वॉच की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो वॉच्ड ही आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? वॉच्ड। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखो वॉच्ड यानी आपको सेकंड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो जब सेकंड फॉर्म में मेन वर्ब दी हो तो क्या लगता है? वाज या वर। अब ए मूवी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगता है या वर लगता है? तो वॉज लग जाएगा। ए मूवी वॉज वॉच्ड बाई अस, बन गया, चेंज हो गया। कोई प्रॉब्लम? बिकॉज ये अफर्मेटिव में है, दैट्स वाई यहां पर आपको 2 और 3 में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि ये इसमें 3 ही रहते हैं बेसिकली। अगर आप देखो तो नॉर्मली आप देखो तो इसमें 3 ही दिखेंगे आपको, 1 2 3, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ईडी है ये टेंस की पहचान है, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो आप। तो ये सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड, तो इन दोनों में कंफ्यूजन जरूर होगा, यहां से नहीं होगा। तो ये 2 रूल समझ में आ गए। अब तीसरा रूल आपसे क्या कह रहा है? चल रहा है कार्यक्रम? तीसरा रूल क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है कि यदि अभी तो अपन इज आर एम और वाज वर्ब लगा रहे थे, लेकिन अगर इज आर एम वाज वर्ब पहले से दिया हुआ हो फिर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इज आर एम वाज वर्ब जो भी दिया है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके उसके साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्या दिया है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या करना है? ये 4 नंबर पे है, ये थर्ड पे है, ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे है। क्लियर है? तो 4 नंबर वाला कहां आएगा? फर्स्ट पर आएगा। तो अब इसमें आपके देखो चारों चीज आ गई, तो तुम्हें क्या करना है? 4 वाला फर्स्ट पर ले जाना है, यानी फुटबॉल यहां आएगा। क्लियर? फर्स्ट वाला फोर्थ पे ले जाना है, तो लेकिन वो किसके साथ आएगा? बाई के साथ, मैंने बताया बाई के साथ आएगा फर्स्ट। अब वो क्या दिया है? आई, तो आई का क्या हो जाएगा? अरे वी लिख दिया, सॉरी, आई का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी। तो बाई मी। थर्ड नंबर किसका है? मेन वर्ब का, लेकिन मेन वर्ब कैसी आती है? थर्ड। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। अब मैंने आपको क्या बताया था? ये हेल्पिंग वर्ब बची केवल, हेल्पिंग वर्ब को बदलने के लिए हमने ये टेबल बनाई है। तो इज आर एम वाज वर्ब ये पहले से दिया हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके उसके साथ क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। अब देखो आई के साथ तो लगाता एम, लेकिन फुटबॉल के साथ क्या एम ही आएगा? नहीं, क्या आएगा? इज। अब वाज तो ले जा नहीं सकते क्योंकि टेंस तो चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जाएगा, लेकिन अब एम नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ तो एम था, फुटबॉल के साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इज आर एम पहले से दिए होने पर क्या जुड़ जाएगा उसके साथ? बीइंग। तो अब क्या जोड़ देंगे इसमें? बीइंग जोड़ देंगे। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई मी। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया यहाँ तक? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, वाज दिया होता है यहाँ पर आई वाज, तो देखो आई के साथ वाज लगता है और फुटबॉल के साथ भी वाज लगता है, तो वाज बीइंग ही बनता। आ रही ना बात समझ में? अब अगला नियम कह रहा है हमसे कि अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड पहले से दिया हो, लेकिन हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब ही है, ये मेन वर्ब नहीं है? तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो इसके वाक्य में हमेशा मेन वर्ब कैसी होगी? थर्ड फॉर्म में होगी। मान लीजिए ये है
आई हैव ए बुक, ये आया। अब हम कंफ्यूज होंगे कि ये हैव हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो आप ये देखो कि हैव तो आ गया, लेकिन इसमें क्या कोई चीज़ थर्ड फॉर्म में दिख रही है तुम्हें? आई है थर्ड फॉर्म में? आई होता है मेन वर्ब? नहीं होता। ए बुक होता है मेन वर्ब? नहीं है। मतलब ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे तो उसमें मेन वर्ब हमेशा कैसे होगी? थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया होगा। जैसे मैं बोलूं ही हैज किक्ड मी, ही हैज किक्ड मी। अब देखो हैज दिया है और ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दी है, ये किस में दी है? थर्ड फॉर्म में, तो हो गया। अब इसको बदलेंगे कैसे? ये 4 नंबर है तो ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट पर। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। मी का क्या हो जाएगा? आई, सॉरी, मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा तो किसके साथ? ई का क्या हो जाएगा? हिम, लेकिन किसके साथ? बाई के साथ, तो क्या हो जाएगा? बाई हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाई हिम। कोई प्रॉब्लम? अब क्या बचा? तीसरा नंबर। तो भैया किक्ड थर्ड फॉर्म में पहले से ही है, क्योंकि मैंने बोला है हैव हैड में क्या होगा? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा, तो किक्ड का ज्यों का त्यों आ जाएगा। किक्ड का किक्ड ही रहेगा, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही मेंशन है वो। अब क्या है कि हैज, हैव, हैड पहले से दिया हो तो क्या होगा? अब देखो ही के साथ तो लगाता हैज, लेकिन आई के साथ हैज ही आएगा। आई के साथ हैज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या आएगा आई के साथ? आई के साथ आता है हैव। ठीक है, मैंने बोला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर हैज, हैव, हैड ये पहले से दिया हो तो उसके साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। तो ये तो लग गया हैव और ये लगा दिया उसके साथ बी। कोई परेशानी? तो सेंटेंस था ही हैज किक्ड मी, नीचे लिखा आएगा चेंज वॉइस। इसको हम सिंपली कैसे बना देंगे? आई हैव बीन किक्ड बाई हिम। कोई प्रॉब्लम? चारों नियम समझ में आई है? समझ में आ गया ना हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं? ये 3 चीज तो हमने समझ ही ली थी। यहाँ इसको यहाँ लाना था, इसको पीछे ले जाना था, ये यहीं थर्ड फॉर्म में आएगा। केवल ये नहीं आ रहा था तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब तो यही होती हैं। अब ये आएंगी तो ऐसे चेंज कर देना इनको। अब बचता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज टू, गोइंग टू, ऑट टू। अगर कोई मॉडल वर्ब होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ दिखेगा नहीं, अभी मैं इसको ऊपर कराऊंगा। स्टार्टिंग के 4 रूल्स जो थे वो आपको समझ में आ गए। अभी 5th रूल हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई मॉडल वर्ब दिया हो, मॉडल वर्ब मतलब कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज टू, ऑट टू, गोइंग टू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मॉडल वर्ब तो वही रहेगा, बस उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बी। नीचे दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर बना रहा हूं। यहाँ देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ लिखा आया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो वही रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ वाली चीज फर्स्ट में, यानी इंग्लिश आ जाएगा फर्स्ट पे। ठीक है, फर्स्ट वाली चीज फोर्थ पे, फोर्थ वाली फर्स्ट पे आ गई, फर्स्ट वाली फोर्थ पे, लेकिन किसके साथ? बाई के साथ। तो बाई और आई का क्या हो जाएगा? मी। तो बाई मी। अब थर्ड नंबर की चीज थर्ड पे ही रहती है, लेकिन वो कैसी जाती है? थर्ड फॉर्म में। तो स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पोकन। क्लियर? अब मैंने क्या दिया था कि अगर मॉडल वर्ब दिया हो तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बी। अब कैन क्या है? मॉडल वर्ब है, तो कैन का तो रहेगा कैन, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बी। तो क्वेश्चन था कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, चेंज द वॉइस। तो हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया तो क्या बन गया? इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। ठीक है, ये ट्रिक आपको बड़े से बड़े सेंटेंस में हेल्प करेगी, ध्यान रखिएगा। अभी ये फर्स्ट पार्ट है अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का, भी कुछ रूल्स और बचे हैं जो अगले वीडियो में अपन बताएंगे। अगले सेशन में क्या होगा ना, मैं आपको केवल बाकी रूल बताऊंगा, बल्कि मैं ये बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन पर बेस्ड एरर कैसे पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े सेंटेंस को, एक्टिव के जो सेंटेंस बड़े बड़े आते हैं एग्जाम में, उनको इजीली 1 to 2 सेकेंड में कैसे अपन पैसिव में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो डजेंट मैटर, यू कैन वेरी इजीली कन्वर्ट द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ओके, इट्स वेरी सिंपल, राइट? समझ में आ गया इतना? ओके, गुड नाइट।